एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम पॉलिटी क्लास 12th एनसीईआरटी का पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारा है चैप्टर नंबर 3 का तीसरा क्लास हो। ठीक है, तीसरा क्लास हो सकता है या फिर चौथा क्लास, जो भी है उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे, है ना। ये बुक जो है एनसीईआरटी स्वतंत्र भारत में राजनीति जो है, इसी बुक का हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं पीछे के क्लास से, है ना। जिसमें से हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज तीसरा अध्याय में नियोजित विकास की राजनीति के तहत आज तीसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे आगे का पॉइंट। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर के तहत हम पढ़े हैं कि हम लोग विकास की रणनीति के रूप में क्या अपनाएं, है ना। मतलब भारत का 2 समस्या जो था वो तो हम सुलझा चुके थे। पहला समस्या राष्ट्र निर्माण की समस्या जो था उसको हम सुलझा चुके थे। विस्थापन की समस्या जिसमें था उसको भी सुलझाए थे। देशी रियासत को एकीकरण करने की समस्या को सुलझाए थे और फिर भाषाई आधार पर राज्य की मांग की समस्या को सुलझाए थे। फिर सेकंड चैप्टर में हम देखें किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना किए और लोकतंत्र की स्थापना में चुनाव आयोग की जो भूमिका रहती है वो किस प्रकार से अदा होता है, चुनाव आयोग किस प्रकार से अपना कार्य को बखूबी निभाता है। उसके बाद उसी में देखें हम कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार से चलता है शुरुआत के 3 चुनाव में। उसके बाद विपक्षी पार्टी की किस प्रकार की रणनीति निकल करके आती। तो इसी क्रम में हम आज जो है ये नियोजित विकास मतलब भारत का विकास की अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार से जो वर्तमान समय में भारत एक 2047 तक जो लक्ष्य निर्धारित रखा है विकसित भारत का, तो इस क्रम में आज भारत जो है वो इतना बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया, जिसमें 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। तो उसमें किस प्रकार की भूमिका रहती है आज़ादी के बाद वो देखेंगे, है ना। तो उसमें हम 2-3 स्टेप देख चुके थे कि किस प्रकार की भूमिका शुरुआती में राजनीतिक फैसले में किस प्रकार का विवाद चलता है। कोई पूंजीवादी की तरफ किन्हीं का झुकाव रहता है, किन्हीं का समाजवादी की तरफ झुकाव रहता है। इसी क्रम में हम लोग किस प्रकार से विकास की रूपरेखा तय करेंगे वो भी कुछ समय तक बहस चला, वो भी बहस का मुद्दा बना हुआ था। विकास की अवधारणा किस प्रकार से प्रस्तुत की जाए वो भी मुद्दा बना हुआ था। और उसके बाद अंततः हम लोग पंचवर्षीय योजना को अपनाएं और योजना आयोग का गठन करते हैं और रणनीति तय करते हैं, विकास की रणनीति तय करते हैं। ठीक है, अब उसी विकास की रणनीति में हम आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष के रूप में देख चुके हैं कि कुछ विवाद आएगा निकल करके, है ना। जो विकास की रणनीति तय करेंगे पंचवर्षीय योजना आयोग के रूप में, योजना आयोग के रूप में जो तय करेंगे इसमें कुछ विवाद निकल करके आएगा, है ना। किस प्रकार का विवाद निकल करके आएगा वो देखेंगे शुरुआती दौर में। तो कृषि बनाम उद्योग को देखेंगे, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्रमुखता दी गई थी। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कृषि के विकास की रूपरेखा कहाँ तक हम लोग सफलता प्राप्त की कृषि विकास में, और औद्योगिक विकास में हम लोग कहाँ तक सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि कृषि में जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास में कमी रहती है, वही प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है। देश की सर्वप्रथम मुख्य समस्या भोजन की समस्या थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोग कृषि विकास की रूपरेखा को आधार माने, है ना। परंतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि को हम उतना वैल्यू नहीं दिए और औद्योगिक विकास को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम माने। जे.सी. कुमारप्पा एक अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार एक युवा अर्थशास्त्री हुआ करते थे उस समय, वो उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का औद्योगिकरण का वो मतलब पक्ष दिए थे, है ना। ये ग्रामीण क्षेत्र का औद्योगिकरण किया जाए क्योंकि ग्रामीण विकास से ही हमारा देश का विकास तय होगा। गांव जो है वो देश की विकास का नींव होता है, किसी भी देश की विकास का मुख्य आधार होता है। ठीक है, गांधी जी का भी कथन है ना, कि हमारे भारत का जो है वास्तविक आत्मा गांव में निवास करती है। तो ग्रामीण विकास जो है वो भारत के विकास को निर्धारित करेगा। इनका जे.सी. कुमारप्पा का भी कथन था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने भी कृषि विकास पर जोर दिया था। चौधरी चरण सिंह जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे कुछ समय के लिए, है ना, वो भी कृषि विकास पर जोर दिए थे, है ना, किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। शहरी और औद्योगिक विकास की कीमत ग्रामीण जनता। अब देखिए यहाँ एक आलोचना का पात्र बनता है कि कुछ लोग अर्थशास्त्रियों का कहना था कि शहरी और औद्योगिक विकास जो था वो ग्रामीण जनता को उसका कीमत चुकाना पड़ रहा है। मतलब शहरी विकास पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और वो पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है किस पर, जलवायु का, है ना।
उद्योग जो है वो प्रदूषण फैला रहा है, और वो प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? प्रदूषण और जलवायु प्रभावित सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? तो ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। तो वही बोल रहे थे कि शहरी और औद्योगिक विकास की जो कीमत जो चुकानी पड़ रही है वो ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है ना। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजना में विकास की रूपरेखा जो आगे बढ़ी उसी में कुछ आलोचनात्मक बातें ये निकल करके आ रही थी, ठीक है। इसी में बोलते हैं खाद्य उत्पादन व उद्योग दोनों का विकास होता है इसी में, ठीक है। खाद्य उत्पादन यानी कि कृषि का प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग का, यानी कि कुल मिलाकर जो पॉजिटिव तय होता है। देखिए आलोचना एक अच्छी बात है ना। आलोचना होगा तब हम उसमें सुधार कर पाएंगे, निगेटिव दिखेगा तभी हम उसमें सुधार कर पाएंगे, है ना। गलतियों को मान करके ही हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये आलोचना इधर बनता है और आगे चल करके हम उसमें सुधार करते हैं और भारत को जो है आर्थिक विकास के जो नींव जो है वो अच्छे से पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में कुछ विवाद होगा। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर के बहस चलता है कुछ समय, है ना। अब देखो इसी में कुछ लोग जो थे वो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे और कुछ लोग का कहना था कि सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। उसी समय पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। अमेरिका और रूस जो है दोनों अलग अलग गुट बनाए हुए थे नाटो और सेंटो से। तो इस प्रकार से भारत चाह रहा था कि अगर वो एक गुट में शामिल होता है तो वो प्रतिस्पर्धा का एक तरीके से दोनों के बीच में संघर्ष के रूप में वो पीस सकता है भारत। अभी नया नया आज़ाद देश हुआ था तो सोचा ना ही हम रूस की तरफ झुकाव रखेंगे और ना ही हम अमेरिका की तरफ झुकाव रखेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला हुआ रूप, ठीक है। दोनों का मिला हुआ रूप को ही क्या बोलते हैं? दोनों का मिला हुआ रूप को ही बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत दोनों का मिला जुला रूप को ही अपनाया, ठीक है। इसमें कृषि, व्यापार, उद्योग का एक हिस्सा निजी क्षेत्र के हाथ में रहने दिया और एक हिस्सा जो है वो सरकार, भारी उद्योग सरकार अपने पास रखती है। तो यहाँ भी आलोचना का पात्र बनता है ना। कि वैसा क्षेत्र जो जिसमें निजी क्षेत्र आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, सरकार उसको अपने हाथ में रखी है ना। जैसे भारी उद्योग में बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो वहाँ सरकार जो है अपने हाथ में रखती है। और कृषि और व्यापार वगैरह में उस समय जो है वो निजी क्षेत्र को ज़्यादा फायदा हो रहा था, तो कृषि, व्यापार और उद्योग में जो है वो निजी क्षेत्र को भागीदारी लेने दिया। तो यहाँ भी आलोचना का पात्र बनता है ना। देखिए आलोचना होते रहेगा, ठीक है। फिर भी ऑल ओवर मिला करके बात यह हुआ कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में काफ़ी वो दोनों फेज में प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफ़ी वो विकास दर्शाता है, ठीक है। अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण कुछ देख लेते हैं ना। जैसे निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं मिला, ये आलोचना किया गया है ना। निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं मिला, वही कहा गया कि निजी क्षेत्र को वैसे क्षेत्र दिया गया, निजी क्षेत्र को वैसे क्षेत्र दिया गया जिसमें कम से कम लाभ प्राप्त। वही दूसरी ओर आलोचना किया गया कि सरकार वैसे क्षेत्र को अपने पास रखी है जिसमें निजी क्षेत्र जाना नहीं चाहते थे। तो दोनों तरफ से आलोचना कर दिया एक ही चीज़ों को, है ना। एक में निजी क्षेत्र के तरफदारी कर दिया है और एक में निजी क्षेत्र के से तरफदारी से पीछे हट गया, ठीक है। तो दोनों आलोचना दिखता है यहाँ, है ना। निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं मिलता है विकास करने के लिए, देखिए ये निगेटिव आलोचना दिखता है। सार्वजनिक क्षेत्र ताकतवर हो जाता है ना। सार्वजनिक क्षेत्र ताकतवर इस कारण हो गया कहे कि ज़्यादातर भारी उद्योग था, लाइसेंसिंग का जो पूरा अधिकार था वो सब सरकार के हाथ में चला गया, है ना। लाइसेंसिंग और भारी उद्योग का जब सरकार के हाथ में गया तो वहाँ जो है नेता और अधिकारी जो है उनको ताकतवर बनने का एक अच्छा माहौल मिल जाता है। इस कारण सार्वजनिक क्षेत्र भी ताकतवर होता चला जाता है, उसके पास पूंजी भी बढ़ता चला जाता है। लाइसेंस व परमिट प्रणाली का जो जन्म होगा तो नौकरशाही को बढ़ावा मिलेगा, है ना। कुछ वस्तु का आयात पर रोक लगा दिया गया था। जो वस्तु भारत में स्वयं उत्पादन होता था उसको विदेश से नहीं मंगाया जाता था। अब यहाँ भी एक निगेटिव प्रभाव दिखा। देखिए यहाँ दो प्रभाव है। अगर जो वस्तु भारत में उत्पादन हो रहा है अगर हम विदेश से नहीं मंगाएंगे तो अच्छी बात है ना कि भारत का स्वदेशी वस्तु बिकेगा, उसको एक बाजार मिलेगा स्वदेशी वस्तु को। वही दूसरी ओर इसका निगेटिव इम्पैक्ट यह पड़ा कि अगर विदेश से वस्तु आता तो भारत और विदेश का वस्तु दोनों में कंपटीशन होता और इसमें रिफॉर्म्स होता। भारत के वस्तुओं के उत्पादन में कुछ सुधार देखने को मिलता।
अब विदेश से वस्तु आया ही नहीं तो कंपटीशन नहीं मिला, अतः भारत के जो उत्पादित वस्तु था वो आराम से मार्केट में फैलता रहा बिना सुधार के, है ना। तो ये निगेटिव से इम्पैक्ट इसका देखने को मिला। गरीबी में कमी तो हुआ लेकिन जनसंख्या गरीबी प्रतिशत में कमी हुआ लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हुआ। यही जो काल था वो जनसंख्या विस्फोट का काल था, यानी कि जनसंख्या भारत का बहुत तेजी से बढ़ा इस समय। तो इतना सारा नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं, निगेटिव यानी कि आलोचना किया गया है ना इस दौरान। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला, तो आंशिक सफलता मिलती है ना। कृषि क्षेत्र में भी सफलता मिलती है, उत्पादन बढ़ती है, और वही दूसरी ओर उद्योग क्षेत्र में भी सफलता मिलती है ना। उद्योग क्षेत्र में भी बहुत सारे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, राउरकेला, भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना। तो ये सब जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये सब की स्थापना होगी और यहाँ भी फायदा मिलेगा, ठीक है। राजनीतिक संकट से निपटा और लोकतंत्र का नींव रखा इस दौरान भारत, ठीक है। राजनीतिक संकट से किस प्रकार से निपटा, तो पीछे के क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो बुनियादी नींव देखते हैं कि एक तरीके से बुनियादी नींव पड़ा भारत के आने वाले समय में आर्थिक विकास हेतु। एक नींव, एक आधार तैयार हुआ, है ना। वो आधार किस रूप में तैयार हुआ, तो नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ। अच्छा, अब नदी घाटी परियोजना का निर्माण होगा तो कृषि विकास होगा, कृषि का विकास होगा। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब नदी घाटी परियोजना बनेगा जिससे सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगा और कृषि का विकास होगा और देश जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। तो ये नींव एक तरीके से पड़ रहा था आगामी भारत की आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। भारी उद्योग और इस्पात संयंत्र, तेल शोधन कारखाना इत्यादि भी लगे इस समय, है ना। और ये भी भारत को एक तरीके से आधार का कार्य किया जो आने वाले समय में भारत को औद्योगिक विकास में एक मुख्य भूमिका अदा करेगा, ठीक है। परिवहन और संचार में सुधार होता है, परिवहन और संचार में सुधार होगा तो मार्केटिंग उपलब्ध होगा, जब मार्केटिंग उपलब्ध होगा तो कृषि विकास भी होगा और औद्योगिक विकास, तो दोनों विकास की रूपरेखा तय होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ समस्याएं था लेकिन उस समस्या को भी सुलझाया गया, भूमि सुधार किया गया इसमें, है ना। भूमि सुधार किया गया जिसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। उसका चकबंदी प्रथा को अपनाया गया। चकबंदी मतलब जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे बहुत सारे बिखरे हुए, उसको एक जगह करके बड़ा क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट किया गया ताकि कोई भी मशीनरी या फिर कोई भी फसल का जो है वो हम एक जगह उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े में अगर जमीन रहेगा तो फसल का उत्पादन करने में असुविधा होता है, वो चाहे वो लागत जो है वो बढ़ जाता है। तो चकबंदी प्रथा को अपनाया गया लेकिन इसमें सफलता जो है ना वो आंशिक सफलता मिल पाई। जमींदारी प्रथा में भी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन जब किया गया तो जमींदार पहले तो विरोध किए लेकिन सरकार नहीं सुनी। तो होता क्या है इसमें, जमींदारी प्रथा में एक क्लू निकल गया कि एक व्यक्ति के नाम पर इतना जमीन ही रहेगा, तो जमींदार क्या करते थे अपने खुद के नाम पर जमीन कर लिए, अपने बेटा के नाम पर जमीन कर दिए, पतोहू के नाम पर जमीन कर दिए, जितना छोटा छोटा बच्चा है घर में सबके नाम पर जमीन कर दिए। तो यहाँ पर ही यह जमींदारी प्रथा भी समस्या का घेरे में आ जाती है, ठीक है। उन्मूलन नहीं हो पाता पूर्णतः लेकिन काफी फिर भी इसमें कारगर सिद्ध होता है, ठीक है। चकबंदी प्रथा भी वही हुआ, जो रोड के किनारे जिसका जमीन है वो देने से इनकार कर दिया कि नहीं छोटा जमीन है, छोटे ठीक है हमारे रोड के किनारे। तो इसमें भी समस्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह करने में सभी लोग सहमत नहीं थे। तो चकबंदी में भी मतलब आंशिक सफलता मिलती है इसमें भूमि सुधार में, ठीक है। अब देखिए एक नया समस्या आ जाएगा आने वाले समय में 1960 में जो है वो खाद्य संकट आ जाएगा। 1960 में खाद्य संकट का ये कारण था 1960 से 70 के दशक में कि भारत जो है हाल फिलहाल में चीन से लड़ाई हो गया, है ना। 62 में चीन से लड़ाई हो गया, 65 में पाकिस्तान से लड़ाई हो गया। लड़ाई के चक्कर में भारत कृषि विकास पर ध्यान नहीं दे पाया और गोला बारूद खरीदते रह गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस परिप्रेक्ष्य में खाद्य संकट और उसी समय जो है वो मानसून भी सभी समय पर नहीं आया, है ना। तो हो गया गरीबी में आटा गील वाली समस्या, है ना। तो वही हो जाती है खाद्य संकट, इनकी उत्पादन में कमी होगा, सूखा और अकाल की स्थिति आ जाएगा। बिहार इसमें सर्वाधिक प्रभावित था क्योंकि बिहार इस कारण प्रभावित रहेगा ना, कहे कि बिहार जो है वो संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है, यहाँ कृषि पर ही निर्भर है ज्यादातर लोग, तो बिहार प्रभावित हो गए, ऑब्वियसली बात है। मृत्यु दर जो है बिहार का वो 34% हो गया था उस समय, बहुत लोगों मतलब भूखे लोग मर रहे थे, ठीक है। अब देखो इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया हरित क्रांति के रूप में। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, है ना, मैक्सिको के विशेषज्ञ
मेक्सिको के कृषि विशेषज्ञ नॉर्मन बोरलॉग से मिलते हैं और कुछ जो है अनुसंधान करके गेहूं के किस्म में सुधार करके भारत में कुछ गेहूं के बीज लेकर के आते हैं। ठीक है। और वहाँ से जो भारत में समृद्ध किसान थे, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो समृद्ध किसान थे उनको बांटा जाता है वही गेहूं, है ना। होता क्या है, उसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई व्यवस्था के साधन का प्रयोग किया जाता है। जब सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो हम लोग जितना अनुमान लगाते हैं ना उससे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि होता है। चूंकि यह गेहूं के उत्पादन से जुड़ा हुआ था, ठीक है, गेहूं के उत्पादन के लिए ये व्यवस्था अपनाया गया था। जब अचानक उत्पादन में वृद्धि होता है तो इसी को हरित क्रांति का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। अब हम लोग जो है वो खाद्य संकट में एक तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन ये हरित क्रांति जो था ना वो सीमित क्षेत्र यानी कि क्षेत्र तक सीमित था। पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। संपूर्ण भारत में इसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखा। कई लंबे समय के संघर्ष के दौरान, लंबे समय के सरकार की नीति की सफलता के पश्चात जो है संपूर्ण भारत में धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखा और भारत अंततः खाद्य यानी कि खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर हुआ। यहाँ एक इंटरेस्टेड बात है कि भारत के पास जब खाद्य संकट की समस्या थी तो अमेरिका के पास गेहूं मांगने के लिए गया था, अमेरिका के पास अनाज के लिए मांगने के लिए गया। अमेरिका उसमें इनकार कर दिया क्योंकि भारत जो है उस समय देखा कि भारत का झुकाव समाजवादी व्यवस्था की तरफ ज़्यादा था। भारत ऐसे तो मिश्रित व्यवस्था अपनाया था, लेकिन यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ देखिए बताएं कि भारी उद्योग जो है, भारी उद्योग सरकार अपने पास रखती है ना। समाजवादी व्यवस्था का रूप तो उसी प्रकार का है ना। तो एक तरीके से हमारा झुकाव जो है वो रूस की तरफ वैसे भी ज़्यादा था। अमेरिका इस पर्सपेक्टिव से सहयोग देने से पीछे हट गया, तो यहाँ समस्या का कारण बना भारत में, लेकिन तुरंत ही समाधान निकाला गया हरित क्रांति के रूप में। ठीक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी, है ना। जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना तो आराम से उस ज़रूरत की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है वो किसी भी हद तक गुजर जाता है ना। और यहाँ तो पेट का बात था। चलिए, तो ऑपरेशन फ्लड इसी समय का है। जो बर्गिस कुरियन एक रहते हैं, बर्गिस कुरियन एक कृषि एक पशु वैज्ञानिक रहते हैं। वो जानवरों पर रिसर्च करते हैं और उच्च दुग्ध उत्पादन वाले जानवर पर रिसर्च करके वो ऑपरेशन फ्लड को बढ़ावा देते हैं और इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगा। ठीक है। तो ये भी, और उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र में क्रांति लाएगा, जैसे पीला क्रांति सरसों उत्पादन से जुड़ेगा, है ना, मांस उत्पादन से जुड़ेगा, गुलाबी क्रांति जो पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ेगा, भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्रांति देखने को मिलेगा उत्पादन के क्षेत्र में धीरे धीरे, है ना। अब देखिए कुछ बाद में भी बदलाव ये तो हुआ, और उसके बाद के वर्ष में क्या बदलाव आया, तो 1967 में इंदिरा गांधी द्वारा 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि समाजवादी व्यवस्था की तरफ भारत का झुकाव फिर से बढ़ा, है ना। जब समाजवादी व्यवस्था की तरफ झुकाव बढ़ेगा अमेरिका से दुश्मनी होगा, और यही वह वक्त है जब 1971 की लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान के बीच। बांग्लादेश और एक नया देश के रूप में बनता है, और उस समय अमेरिका जो है, अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में लड़ाई के लिए निकला था, तो रूस हमारा साथ दिया था। यही वह समय था। ठीक है। सरकार का समाजवाद के प्रति झुकाव बढ़ेगा इस समय। ठीक है। तो समाजवाद के प्रति जब झुकाव बढ़ेगा तो अमेरिका से हमारा कटुता संबंध, है ना, कटुता की संबंध की स्थिति उत्पन्न होगी। 1950 से 80 में भारत की जो वार्षिक औसत वृद्धि फिर भी थी वो 3.35 थी, काफ़ी अच्छी थी उस समय के दौरान। लेकिन एक फायदा हुआ कि हम लोग जो है आगामी वर्ष के लिए जो है एक नींव तैयार, एक आधार प्रस्तुत कर दिए भारत के लिए। ये आने वाले समय में किस प्रकार से भारत जो है आगे अपने विकास की रूपरेखा तय कर सकता है। ठीक है। ये आधार हम प्रस्तुत कर दिए ये 10 वर्ष में, और वही उसी क्रम में जो है DRDO की स्थापना की गई, है ना। थुम्बा रिसर्च सेंटर अंतर्राष्ट्रीय वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दक्षिण भारत में रिसर्च सेंटर लगाया गया। DRDO की स्थापना उसी समय होगा, और भी बहुत सारा मशीनरी संयंत्र वाले उद्योग की स्थापना होगा। तो इससे हमको फ़ायदा हो जाता है आने वाले समय में। जैसे हम लोग परमाणु अनुसंधान करेंगे तो उसमें हमको फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। अभी वर्तमान समय में भारत जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ तक कि रक्षा उपकरण में भी। तो रक्षा उपकरण में आत्मनिर्भरता की तरफ क्यों बढ़ रहा है? भारत का आधार प्रस्तुत किया गया पहले से DRDO के रूप में, है ना।
तब ना भारत धीरे धीरे अपना क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से ये समय के दौरान भारत जितना भी समस्या का सामना किया, विकास की दर भले 3.35 तक ही सीमित रहे, लेकिन भारत को एक आधार प्रदान कर दिया गया, एक मजबूत आधार प्रदान कर दिया गया, जिस आधार के बेस पर भारत का जो है आज वर्तमान समय में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का बिल्डिंग तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये आधार प्रस्तुत करने का कार्य किया। तो आज का क्लास में बस इतना ही था, है ना। और चैप्टर नंबर 3 आज समाप्त हो चुका है, नियोजित विकास की राजनीति, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर बना लेंगे, और अगर किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। और बाकी इसका नोट्स जो है वो आपको PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अपलोड कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। जैसे आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, इन मतभेद को सुलझा लिया गया, कैसे सुलझाया गया, तो इस सब पर हम चर्चा किए हुए पीछे के क्लास में देखेंगे जाकर के, इन सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर था, आज भी चर्चा की है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से किन अर्थ में अलग थी, ये दोनों आज भी चर्चा की है। पिछले क्लास में भी बारीकी से चर्चा की है प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 का नकारात्मक परिणाम बताएं। सकारात्मक परिणाम उत्पादन में वृद्धि हो गया, हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। नकारात्मक परिणाम यह था कि कीटनाशक का प्रयोग किए थे जी, हम लोग कीटनाशक का प्रयोग किए थे, उर्वरक का प्रयोग किए थे, जल का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किए थे। इससे कीटनाशक से क्या होगा, कीटनाशक से हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा अनाज पर, है ना। कीटनाशक से हार्मफुल इफेक्ट अनाज पर पड़ेगा, इससे उर्वरक से बंजर होने का चांस रहेगा जमीन को, है ना। उसमें अम्लीयता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाएगा मिट्टी में, है ना। जल का जमाव से जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो 2 ही पूछे थे, बहुत सारा निगेटिव इम्पैक्ट निकल करके आ जाएगा जलवायु परिवर्तन को लेकर के, है ना। ये सब जो है कीटनाशक जो है वो जैव विविधता पर प्रभाव डालेगा, है ना। आहार श्रृंखला पर प्रभाव डालेगा। उर्वरक बह करके नदियों में जाएगा तो नदी जल के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालेगा। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं, निगेटिव इम्पैक्ट्स भी देख सकते हैं हरित क्रांति का। पॉजिटिव तो है ही कि गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुआ, अचानक आत्मनिर्भर हुआ, हम लोग को भोजन मिला, विदेश पर निर्भरता कम, ठीक है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव देख सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चल रहा था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे, है ना। तो तर्क क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ये जो विवाद चल रहा था किसके बीच में, कृषि और औद्योगिक विवाद में। यही तर्क दिया गया था। इधर तर्क देखिए दिया हुआ है कि निजी को पर्याप्त जगह नहीं मिला, सार्वजनिक क्षेत्र को ताकतवर, है ना। इधर देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत अपनाया था, उद्योग ज्यादातर जो है वो सरकार के हाथ में थी, है ना। वैसे उद्योग को निजी हाथ में दिया गया, जो जिसमें निजी क्षेत्र आना नहीं चाहते थे, सॉरी सार्वजनिक क्षेत्र, वैसे उद्योग को निजी हाथ में दिया जो निजी क्षेत्र के लिए ज्यादा लाभकारी हो, है ना। वैसा क्षेत्र जिसमें निजी क्षेत्र नहीं आना चाहते थे उसको सरकार अपने पास रखा। तो ये सब आलोचना हो सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारा इसमें अगर पढ़ेंगे तो इजीली आपको बहुत सारा मेंशन मिलेगा और भी पॉइंट, ठीक है। ऐसे नोट्स आपको मिल जाएगा, बुक पढ़ेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या होगा तो हमसे पूछ लिया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और देखेंगे, अगला क्लास में भारत की विदेश नीति तय करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।